अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब हम अगला चैप्टर पे आते हैं विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन साइज और ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिक्लाइन। ठीक है। ये एक ये वेरिएबल जो है ये भी एक कंटिजेंसी वेरिएबल है जिसका कि हमने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि कि कौन से इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं जो कि कंटिंजेंट होते हैं। ठीक है। और ये वो वेरिएबल्स हैं जिनको जो कि एग्जिस्ट करते हैं और इनकी वजह से फिर ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशन उनके हिसाब से की जाती है। ठीक है। तो लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट वी डिड इन द इंट्रोडक्टरी क्लास, ताकि उससे फिर मैं लिंक करूं आज का लेक्चर। राइट। हाँ, अब हमने इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर जो है वो ये देखा था कि यू सी दे आर कंटेक्सचुअल, या इसको कई दफ़ा कंटेक्सचुअल भी कहते हैं, कई दफ़ा कंटिंजेंसी डायमेंशन भी कहते हैं, बट दिस इज पार्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। And it's easy to visualize it like this, if you know exactly how we are studying the organizational policy and practices. So we studied first about goals and strategies, आपको पता है purpose of the organization हमने study किया था। उसके बाद फिर मैं directly structure के ऊपर आ गई थी। और उसके बाद क्योंकि शुरू में ही जब हमने कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर ली थी, फिर पहले हमने गोल्स एंड स्ट्रैटेजी डिस्कस की, स्ट्रक्चर डिस्कस किया, ताकि आपको पता चले कि वेरियस स्ट्रैटेजी के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वायबल होते हैं। इसी तरह इसके बाद फिर हमने गोल्स डिस्कस किए, स्ट्रैटेजीज डिस्कस की, फिर एनवायरनमेंट डिस्कस किया। ठीक है। लास्ट क्लास में वी डिस्कस दी एनवायरनमेंट एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस साइज। तो ये जो वेरिएबल है ये एक कंटेक्सचुअल वेरिएबल है और इसके हिसाब से स्ट्रक्चर को एडजस्ट किया जाता है। इसी को जो है वो वी आल्सो कॉल दिस एज दी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक हो गया। तो हम इसको एडजस्ट करते हैं, स्ट्रक्चर को हम एडजस्ट करते हैं और उसी को फिर ये जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है इसको कहा जाता है एज कॉन्फ़िगरेशन। तो साइज के हिसाब से भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो की जाती है। ओके। साइज के हिसाब से भी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है और उस वो कैसे होती है उसको अब आज हम डिस्कस करेंगे। तो साइज भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट वेरिएबल है, जो कि which includes as well as the variable of the organization's life cycle, यानी कि एज। तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज और ऑर्गेनाइजेशन का एज, ये दोनों चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे डिफाइन होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसको अब आपने जो है उसकी एप्लीकेशन करनी है ऑन अ केस स्टडी। तो लेट मी डिस्कस विद यू दैट इन डिटेल। आई होप कि ये जो हम किताब पढ़ रहे हैं इसकी जो क्योंकि ये अवेलेबल है नेट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये आप लोग डाउनलोड कर लें और उसके अंदर से इसको रीड करें। नाउ मैंने आपकी कुछ असाइनमेंट्स देखी हैं। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे लगता है बहुत कम एफर्ट जाता है इनटू अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी एंड दैट्स नॉट द वे आई वांट। तो अब आपने जो जो देखना है, ओके, राइट, ओके। अब जो आपने अब असाइनमेंट्स करनी है, अगली असाइनमेंट नंबर 5 होगी। प्लीज उसके अंदर थ्योरी भी पढ़ें, क्योंकि आप लोग जो है वो थ्योरी को काफी हद तक इग्नोर कर रहे हैं। असाइनमेंट्स के अंदर या तो आप उसका जो केस स्टडी वाला कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं, और या फिर पॉइंट्स दे देते हैं, कुछ भी उठा के नेट से उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके भेज देते हैं। प्लीज नहीं, ऐसे नहीं। आपने थ्योरी भी पढ़नी है, जो मैं थ्योरी आपको पढ़ा रही हूँ, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन करनी है। ठीक है ना। तो समहाउ दैट लिंक इज मिसिंग। और आप बुक के अंदर से थ्योरी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अनफॉर्चुनेटली मैंने किसी असाइनमेंट में भी ये नहीं देखा कि आप लोग एफर्ट करो कि जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं उससे नोट्स लें
और उन नोट्स को जो है वो उसके बाद अपनी असाइनमेंट्स के अंदर यूज करें। नन ऑफ यू आर डूइंग दैट। तो फिर बेटा अकॉर्डिंगली ग्रेड्स आएंगे। अब अगर आपने सही तरह असाइनमेंट बनानी है तो जो मैं आपको लेक्चर देती हूँ उसको देखें और उसमें से नोट डाउन करें चीजें, और नोट डाउन करने के बाद उसको किताब के साथ जो है वो रिलेट करें, एंड देन यू ट्राई टू यू नो सॉल्व योर असाइनमेंट्स। तो प्लीज डू दैट, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ, अब असाइनमेंट नंबर 5 भी आप देखिए ना। असाइनमेंट नंबर 5 में भी मैं आपसे यही कहूंगी कि आप जो कि आपने रिफ्लेक्ट करना है whatever is being taught to you in this chapter, and then you have to apply it to a particular case study। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे इन्होंने केस स्टडीज की हुई हैं, ऑब्वियसली उन्होंने फॉरेन फर्म्स की हुई हैं, एंड आई वुड लाइक कि आप उसी चीज को, उस जो नॉलेज है उसको लोकल फर्म्स के ऊपर अप्लाई करो। करते हैं आप लोग क्या हो कि जो नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। सिंपली वट एवर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल उसको आप डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर डाल के, एंड आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दैट आंसर्स द क्वेश्चन। इट डजंट। तो प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस मोर इन डेप्थ। और अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होता तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आपके पास एक यहाँ पे भी चैट में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, कोई रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछता। और फिर जब आप असाइनमेंट्स करते हैं और जो पेपर्स करते हैं, दे आर रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग। इट्स जस्ट कि नाम के सेक के ऊपर तो असाइनमेंट की होती है, ना क्वेश्चन को गौर से पढ़ा होता है, ना थ्योरी देखी हुई होती है, ना आपने प्रॉपरली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है अपने अपने जो जिन फर्म्स के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आप स्टडी कर रहे होते हो, ना उसको गौर से देखा होता है। वट एवर इजिली अवेलेबल मटीरियल इज जस्ट पुट इट इन सो दैट आपकी असाइनमेंट जो है वो हो जाए। देखिए बेटे, बात यह है कि मैं असाइनमेंट चेक करूंगी, और अगर आपने उसके साथ, उस क्वेश्चन के साथ जस्टिस नहीं किया हुआ, तो योर ग्रेड्स आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट। So it's not just, doing the assignment, it is also doing the assignment well. So obviously, if you are doing assignments, that would mean that you would clear the course, but whether you are going to clear it in, with good grades or bad grades, ये तो डिपेंड करेगा कि आप अपने काम को कितने सीरियसली लेते हैं। तो अब आपने ये करना है, ये मैं जो है लेक्चर ये दो या तीन हिस्सों में डिस्कस करूंगी, क्योंकि सिर्फ 40 मिनट्स की क्लास होती है, तो इसलिए मैं 2-3, प्लीज इसमें से नोट्स बनाएं, ठीक है। जब मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो उसके अंदर से नोट्स बनाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करें, उसको बुक में से पढ़ें। चीज नहीं समझ में आती, आस्क मी रेलेवेंट क्वेश्चंस, आप अपने यहाँ पे चैट में डाल सकते हैं, या फिर उसके बाद आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है उसके अंदर क्वेश्चंस लिखें। लेकिन लिखे तो कोई भी जो चीज इंफॉर्मेशन आपके पास आए वो उठा के आप अपनी एक असाइनमेंट में डाल दें, तो फिर आपके जो फाइनल मार्क्स होंगे वो आपकी एफर्ट को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है ना। आपने बुक के अंदर से और मेरे लेक्चर के अंदर से, ओके, नॉट जस्ट एनीथिंग यू फाइंड ऑफ द नेट, नो, आपने जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट करना है वो आपको, जो मैं बुक में और मैं अपने लेक्चर में जिस तरह चीजें बताती हूँ, आपने थ्योरेटिकल पार्ट को उसी हिसाब से करना है। बुक पढ़ ही नहीं रहे बच्चे, पढ़ ही नहीं रहे, और मेरा लेक्चर प्रोबेबली ये है कि वो ऑन करके आप छोड़ देते हैं, सुनते हैं, आई डोंट, बट गो अहेड, डू इट, फिर आपके मार्क्स वो चीज रिफ्लेक्ट करें, आई एम टेलिंग यू। और फिर अगर क्लास में बेटा कोई भी एफर्ट नहीं कर रहा, तो फिर बच्चे किसी के भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, पास सब होंगे लेकिन मार्क्स किसी के अच्छे नहीं आएंगे। सो वांट टू टेक गुड मार्क्स, लिसन टू एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। ये एक कंटेक्चुअल फैक्टर है, ये बात मैंने डिस्कस की। क्या चीज? साइज। अब जरा ये भी देख ले कि असाइनमेंट में आपको इसके बाद कौन सी दे रही है, इस पे बेस करते हुए आपने असाइनमेंट 5 बनानी है। असाइनमेंट 5 बनानी है, इसके अंदर जो मैं साइज का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ वो भी आएगा, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल को भी डिस्कस करेंगे, फिर आप जो है कंट्रोल स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे, और हम ऑर्गेनाइजेशनल डिक्लाइन को करेंगे डिस्कस, ठीक है। अब ये आप गौर से सुने, और ये एक कंटेक्चुअल फैक्टर है, ठीक। किताब भी देखें, ये मैं, ओके। So organizational size is a contextual factor, as we discussed in the introduction as well, that influences organizational design and functioning. जैसे मैंने कहा था कि जो उसके organizational configuration है, it takes into account organizational size as well, size of the organization as well. Now, size means the number of people that an organization is employing, उसकी generally sales volume, ठीक हो गया, उसकी उसकी
उसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी वॉल्यूम, ठीक है, उसका उसका इंडस्ट्री साइज, और व्हाट इज द साइज ऑफ द, उसका जो मार्केट साइज है वो भी रिफ्लेक्शन है ऑर्गेनाइजेशनल साइज का, ठीक है। सो साइज और कितना परसेंटेज इज इट द मार्केट लीडर, उसके पास कितना बड़ा जो है वो मार्केट का पीस है, मार्केट का जो उसका उसकी जो सेल्स हैं, what percentage do they constitute of that entire market in which it is operating, ठीक है। तो you know that all determines its size, right? अब साइज के बारे में पहली थिंकिंग प्रोबेबली यही होगी कि जितनी एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल है, बट दैट इज नॉट नेसेसरली ट्रू। Size is a paradox, means as organizations grow in size, they definitely get more, some of the more advantages, but they are disadvantages as well. So there is not only advantages of growing in size. Growing in size means what? Having more people, having more market share, having more, more financial resources, right? Having more infrastructure, having more access to technologies. All these things are good. Okay. So when an organization grows in size, it does get some benefits. Okay. But they are not only benefits, but at the same time, they are also major disadvantages of growing in size as well in today's time and age, right? There are some disadvantages of growing in size as well. So organization size bigger is better. No, not always. Okay. So the organization has to be perform well as well. Okay. So it does not only have to grow bigger, have more resources at its disposal, but be able to perform better as well. Okay. Otherwise, it will only destabilize. It will become a dinosaur. और ये आजकल डायनासोर्स का जमाना नहीं है. Environment में ऐसी जो है वो companies they are not successful in the long run and they start stagnating. ठीक है. उसके बाद उनमें एक stagnation आना शुरू हो जाती है और वही चीज हम study करेंगे कि you see it's not about the being big, but it can also they can also be as कई terminologies use होती हैं. Agile companies which are small giants, which means कि उन्होंने अपना साइज तो छोटा रखा हुआ है लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है, उनकी इफेक्टिवनेस बहुत है. दे आर एक्सट्रीमली effective and extremely efficient, but their size may not be that large because they are agile, right? They are agile. अब ये देखते हैं, पहली बात तो ये कि जो large companies हैं, why do companies want to grow large? Okay, because there are certain benefits to growing large. Okay, but it also has dilemmas. Okay, paradoxes and dilemmas. It's not just advantages, but let's first look at why companies are compelled to grow large and why do we somehow think of large companies as being successful companies. तो पहली तो बात ये कि माइंड में ये आता है कि if a company has become large in size, it is necessarily successful, but that idea is it needs a rethink. That is not always true. It may be successful in some cases. It's true. Those companies which also adapt, they are large as well as agile. It's possible to do that, but only being large does not mean that the company is effective and definitely not efficient. Largest organizations sometime need to be, cut up into smaller pieces to deal better with the environment. So first, let us look at what compels organizations to grow large. Okay, and what are the advantages of being large? Large means having larger resources. So huge resources and economies of scale are needed for many organizations to compete globally. ये जो economies of scale है, ये देखें इस डायग्राम में एग्जिबिट 9.1 में इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बताया है इसके एडवांटेजेस और इसके एडवांटेजेस ऑफ बीइंग लार्ज एंड बीइंग स्मॉल. नाउ बीइंग स्मॉल आल्सो हैज सम एडवांटेजेस. जो चीजें लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की एडवांटेजेस हैं वो स्मॉल की डिसएडवांटेजेस हैं.
इसी तरह जो स्मॉल की एडवांटेजेस हैं वो लार्ज की डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ये इस डायग्राम में इन्होंने क्या बताया कि जो लार्ज की एडवांटेजेस हैं वो कौन सी है, एंड दे आर द सेम एज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्मॉल। Okay, so the first thing is that large organizations, when they have, huge amount of financial and human resources at, available for them, what happens is that they can then compete globally. Okay, they can leave their the country of their origin and they can compete in an international world. और आपको पता है कि अब ये जो इस तरह की MNCs हैं, large multinational organizations hain, they have become more larger in terms of yearly turnover than sometimes the GDPs of different countries, and this is particularly true in Pakistan. For example, आपका Amazon और Facebook की जो yearly turnovers हैं, Microsoft की जो yearly turnover है, वो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी से ज़्यादा है. So yes, that makes the company extremely powerful. So क्योंकि large scale is considered uh, is considered the same as being powerful, so that is why it is considered very coveted for firms to become as large as possible, because it means, it goes to show you that the firms have are extremely powerful. Okay, they can even change the very environment in which they are existing. So yes, it can help an organization to compete globally. uh, then large organizations will be able to build large infrastructure. ठीक है, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ही यूजुअली ज़्यादा आसानी से अपने लिए बना सकती हैं. ओके, large infrastructure firms need larger resources at hand usually, जो कि वो ओन भी कर रही होती हैं. लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस डू दैट. एंड देन वो नई प्रोडक्ट्स की जो डेवलपमेंट है उसमें R&D में इन्वेस्ट कर सकती हैं. सो large organizations can compete globally, large organizations can build infrastructure, large organizations can invest in R&D, large organizations can invest in responsible, you know, socially responsible causes. उसके ऊपर भी वो invest कर सकती हैं large organizations. Okay. Here, large organizations are better able to deal with difficult times and crises. That's what is said. Usually जब crisis situation आ जाती हैं तो large organizations में वो उसके साथ deal कर सकती हैं. Large organizations are standardized, ठीक है, which means कि इनकी standard products हैं and they can lower their cost of production. ठीक. और usually फिर क्या होता है कि जो बहुत large organizations है, they become mechanistic and complex. और वो कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी होती है कि वो उसमें फंक्शनल स्पेशलिटीज क्रिएट कर सकते हैं, उनमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, सब डिविजन्स कर सकते हैं, और उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर कर सकें. तो सारे डिपार्टमेंट्स उनके नेसेसरली जो हैं वो मैकेनिस्टिक नहीं होंगे, वो सिर्फ मैकेनिस्टिक वहाँ पे होंगे जहाँ पे उनको एफिशिएंसीज चाहिए. तो उनके पास चॉइसेस ज़्यादा हो सकती हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के पास. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इफ ऑर्गेनाइजेशंस बिकम वेरी लार्ज तो वो फिर तकरीबन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जैसी बन जाती हैं. ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन दे बिकम वेरी लार्ज और टू लार्ज then they become bureaucracies like public sector organizations. जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी उस तरीके की जो हैं वो ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती हैं जो कि ट्रेडिशनल उनका स्ट्रक्चर हो जाता है बहुत ज़्यादा और नए ज़माने के हिसाब से वो अडेप्ट नहीं करती. ओके, सो मैनी ऑफ द लार्ज फर्म्स उनका ये मसला हो जाता है कि वो उनकी थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो जाती है. तो एनीवे बात क्या है, अब उसकी जो फीचर्स उसने बताए हैं कि हाँ जी इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीच करती हैं. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि दे कैन प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एट वेरी लो कॉस्ट. फिर दे कैन अचीव ग्लोबल रीच. ओके, फिर उसके बाद उनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें
वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाती हैं। जो आपकी बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मैकेनिस्टिकली स्ट्रक्चर्ड भी हैं, वो यूजुअली स्टेबल मार्केट्स के लिए होती है। ये हमने पिछली जो था वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा था कि जिन एनवायरनमेंट्स के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं होती, ठीक है, स्टेबिलिटी और सिंप्लिसिटी होती है, अनस्टेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, वो जो है वो दे आर better able to deal with the with environments which are uh, जो ऐसी environments, पिछले लेक्चर में क्योंकि हम एनवायरनमेंट स्टडी कर रहे थे, तो हमने कहा था कि अनसर्टेनिटी, एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी के साथ बेटर वो डील, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फाइंड इट डिफिकल्ट टू डील विद दोस अनसर्टेन सिचुएशंस। लेकिन यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि अनसर्टेन सिचुएशंस जो है वो उन अगर वो फाइनेंशियल नेचर की हो पर्टिकुलरली, तो हो सकता है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस उसके साथ डील कर सकें और वाइप आउट कर दें वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को। खैर एनीवे, अगर वो मैकेनिस्टिक हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, then they will be less able to deal with an uncertain environment. तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ वो अपने आप को हाइब्रिड बना लें, और सवाल यही मैं पूछा है मैंने आपसे कि ये जो लार्ज वर्सेस स्मॉल का पैराडॉक्स है, which means what कि large organizations to achieve economies of scale, sometimes they become mechanistic, and sometimes uh, it is run by the organization men, which means bureaucrats, okay, who are thinking in just in terms of rules and regulations. If large scale firms in the private sector and business firms become like that, then they will reach a certain stage in their life cycle, and then they will simply decline very fast, and they will become white elephants, okay, like many public sector organizations. Now, as far as the small and medium enterprises, small scale enterprises, they also have their certain advantages. Of course, they find it very difficult to reach economies of scale. They, in order to have global reach, most of the time what they think is that they have to grow large in order to have a global reach. But not anymore. You see, after the e-commerce, the advent of e-commerce, which is developing every year and at a very, very fast pace, global reach does not necessarily require a firm to be large, right? Similarly, the global reach does not require the firms to, they can operate, the small firms can even operate in small markets, okay? And so they can achieve this reach now in today's time and age using the technology, but definitely they will find it a little bit more difficult to invest in R&D. They might find it difficult, but entrepreneurs find a solution, an out of the box solution for everything, which these bureaucrats can never do. They are just looking at somehow to increase their own authority, okay? So they, many times what happens is to become more authoritative, they lose sight of the organizational goals themselves. Now, entrepreneurs don't do that. They know what their problems are, they know what their goals are, and they keep on configuring very, very quickly. So, इस किस्म की rapid response to change is not possible for large organizations, particularly those which have become bureaucratic. ये जो organization men है, ये concept related है एक bureaucratic mindset से. Bureaucratic mindset क्या होता है? That which is thinking in terms of only rules and regulations and control based on what, that everybody follows their rule, everybody is recognizes their authority. So to enforce authority becomes their uh, of these organization men, their focus becomes on enforcing their authority, and they lose sight of the larger organizational goals. Yahi paradox hai. Large firms are definitely more powerful.
Large firms have certain advantages, as I described before. Okay, what are these advantages? They have they can, you know, they they have the resources to build infrastructure. They have the resources to invest in R&D. They have the resources to you know, invest in CSR, okay, corporate social responsibility, and they generally have the muscle. Okay, they have larger muscle. They financial muscle, so which helps them to live through crises. But small firms, they just die out because they, you know, even if they have good products, they die out, and these larger firms buy them out. If they get some good idea, they buy out. और इसी तरह वो जो है, they command such a large part of the market share. इतना बड़ा मार्केट शेयर हो जाता है, मार्केट का इतना बड़ा वो हिस्सा बन जाती है कि वो फिर स्मॉल फर्म्स को किसको तो compete ही नहीं करने देती. They change the ground rules altogether. So they try to operate in that way. But it is now entrepreneurs have, through technology, they have more and more resources, because remember, much of this IT is free. So it's just a battle of ideas now. समझ रहे हैं आप? So अब जो paradox है वो ये कि large organizations, traditionally speaking, were much more powerful, but now it is a war of ideas, not just money. Okay, money can be found and सोर्सेज लाइक क्राउड फंडिंग. शायद आपने इसके बारे में पढ़ा हो, कभी सुना हो. क्राउड फंडिंग क्या होती है? आपके पास आइडिया, आप नेट के ऊपर जाके इन्वेस्टर्स जो है, एंजल इन्वेस्टर्स, उनको ढूंढ लेते हैं. ये बहुत दफा होता है, इंटरनेशनल फर्म्स में बहुत दफा होता है. तो वो है, आपके पास उसकी अपॉर्चुनिटी मौजूद है. हम अपने एनवायरनमेंट में उस किस्म का उसको विजुअलाइज करने हमारे लिए मुश्किल है. हमारा ख्याल ये है कि जितनी बड़ी फर्म है, जितनी वेल नोन फर्म है, उतना ज़्यादा बेहतर है, और उसी में लोग जाके जो है वो अपने करियर्स बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म करियर्स बना सकते हैं. लेकिन हो सकता है कि ये फर्म्स जो हैं ये वाइट एलिफेंट्स बन गए हों, और इन द प्राइवेट सेक्टर, if they don't adapt, then they will decline and die. So it is better to, you know, bet on a firm which is rising very rapidly, which is dealing with all its you know, crises more effectively. तो इफेक्टिव फर्म्स को ढूंढना जरूरी है. साइज से ज्यादा उसकी इफेक्टिवनेस जरूरी है. क्योंकि अब आगे आ जाए स्मॉल फर्म्स की तरफ. जो स्मॉल जो है, it can also be, जैसे कहते हैं, small is beautiful because crucial requirements of success in a global economy are responsiveness and flexibility in fast changing markets. जो exactly मैं आपको यही बता रही थी. और इसकी क्या है? क्विक रिएक्शन टू कस्टमर नीड्स. ओके, so customers are no longer just looking for uh, uh, the cheapest commodity. In most markets, customers are not just looking for cheapest commodity. They are looking for commodities which gives greatest value. So, you know, जो आपकी एक टिपिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, उनसे तो रेजिस्टेंस है, कस्टमर रेजिस्टेंस होती है. Okay, so new out of the box solutions and products are now being you know, more and more they are being adopted. Small organizations enjoy greater employee commitment. So जो employees small firms के साथ होते हैं, they are more committed to the organization's mission. Okay, so you may be having people who are you know have established a career in a particular organization, लेकिन वो उस organizations के साथ उतने ज़्यादा मिशन के साथ उतने ज़्यादा committed नहीं होते जितने में भी, you know, a firm which is a young firm, उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो एक डायनामिक लीडर के साथ हाईली कमिटेड होंगे. तो दे आर रेडी टू टेक द रिस्क. और आपको पता है कि जैसे जैसे वक्त जो है वो बदल रहा है, तो रिस्क जो है वो ओवर टाइम इंक्रीज हो रहे हैं, अनसर्टेनिटीज इंक्रीज हो रही हैं. स्टेबल सिंपल एनवायरनमेंट्स अब नहीं है. मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर्स अगर थ्रू आउट मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी तो that is not feasible anymore because the environment changes very very rapidly. So therefore, अब issue क्या है? How can a firm get best of both the worlds? Okay, so ideally speaking, and a firm, a large firm would also like to have all these features. A large firm, which is a very powerful firm,
which has a large size of the market, it also wants to be flexible. It also wants to be have greater reach and find niches. It wants to do that. तो वो क्या करेगी कि फर्म्स के पास ये ऑप्शन है कि वो लार्ज फर्म्स के पास ये देन ऑप्शन होती है एट अ पर्टिकुलर स्टेज that they go for something which can be called as a hybrid. ये देखें, hybrid, big small hybrid. Okay, now let's read this. The paradox is that advantages of small companies sometimes enable them to succeed and hence grow large. Small companies can become victims of their own success as they grow, shifting to a mechanistic structure, emphasizing vertical hierarchy and spawning organization men rather than entrepreneurs. Giant companies are built for optimization and not innovation. ये भी एक बहुत बड़ा जो है ये एक paradox है that these large companies optimize but they do not innovate. Okay, so they optimize, which means ये जो economies of scale हैं ये ऑप्टिमाइजेशन देते हैं, यानी कि लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स देते हैं, बट नॉट नेसेसरली इनोवेट, न्यू एंड यूनिक प्रोडक्ट्स नहीं देखते. और अब आपको न्यू एंड यूनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी तरफ उनका रुझान है. ठीक है, so which means that customers are demanding more and more innovative products and innovative services, which large scale, if a company becomes a giant, then it can't really innovate. So they can optimize but not innovate. Big companies become committed to their existing products and technologies and have a hard time supporting innovation for the future. So ये जो मसला है ये बिग कंपनीज को आता है कि नई प्रोडक्ट्स जब आप इन कंपनीज में लाने की कोशिश करेंगे तो उनके जो you know, the people working in these organizations, you will find very big resistance. They would say, if we are earning good profits from our existing products, why do we need to innovate? Okay, तो वो innovation को resist करेंगे. Okay, और क्योंकि ये large organizations है और इसके अंदर those who have performed well in the past, they have become these organization men, they have become bureaucrats. तो वो जो entrepreneurial mindset है उसको वो resist करते हैं. अब entrepreneurial mindset जो है usually जो entrepreneurial firms होती हैं, जो startups होती हैं, they are very small and very young. But the question is how to retain that entrepreneurial spirit as the company grows older. ठीक है, as the company grows older, as the company grows larger in size and more powerful and has a larger size of the market share, how is it possible to at the same time retain its entrepreneurial spirit? और उसके लिए what you need is new organizational forms. आपने दूसरे चैप्टर में ये पढ़ी थी. प्लीज आंसर जब करें तो वो न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को रिविजिट करें जाके. नन ऑफ यू डिड दैट क्योंकि मैंने आपसे सॉल्यूशंस मांगी हैं. सॉल्यूशंस तो वही हैं. न्यू ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स को आप देखें, जो आपके हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हैं उनको जरा थोड़ा सा स्टडी करें कि आपके वर्टिकल फॉर्म्स किस किस्म के हो सकते हैं जिसमें कम्युनिकेशंस बेहतर हो. तो बहुत अच्छा तो वो होगा कि जो बच्चा जो है वो पिछले चैप्टर में से जाके देखे कि हाँ यार ये न्यू ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स कौन सी थी, ये आप स्टडी कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था. So the development of these new organizational forms is what is going to enable an organization to become more hybrid and to resolve this paradox. ठीक है, और how to decentralize authority and cut through layers of hierarchy. तो हायरार्की जो है वो है वर्टिकल जो उसकी कम्युनिकेशन है और जो उसको हाउ टू कट थ्रू इट टू हैव मोर ऑर्गेनाइजेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइंस. हायरार्की इज वर्टिकल और उसकी जो कम्युनिकेशन है और जो स्ट्रक्चरिंग है थ्रू ऑन हॉरिजॉन्टल लाइंस, वो दैट इज व्हाट कट्स थ्रू द लेयर्स ऑफ hierarchy combined with increasing use of information technology. Very important. ये information technology is almost free. ठीक है, तो ये many times ये information technology जो है इसको use करना है. Obviously large firms don't you need to use the free platforms. They can invest in information technology, but they need to do that in order to remain hybrid.
Okay, and in today's world, making that perfect hybrid is very important, is making it easier than ever for companies to be simultaneously large and small. Okay, so through the use of this technology and through organizational configuration and establishing the horizontal communication and horizontal structures, it is possible to be large and small at the same time. Now, I would, अब सवाल जो इस हिस्से पे है वो जरा ये देखें. I would like कि आप discuss the paradox of companies growing in size. ठीक है, what are paradox of companies growing in size का मतलब ये है that the advantages versus the disadvantages when a company becomes larger and larger. Okay, so that's the paradox, the advantages versus the disadvantages of the company growing larger and larger in size. ये आपने डिस्कस करना है जो अभी तक है. फिर आपने इसको अप्लाई करना है इस केस स्टडी पे टपाल ग्रुप की. तो फर्स्ट, पहले तो लेक्चर को गौर से सुने, इसके अंदर इस पैराडॉक्स के पॉइंट्स लिखें क्या है, उसके बाद फिर रीड दिस केस स्टडी केयरफुली. लेट मी शो यू, ये किधर गिवन है, यहाँ पे इसको आप क्लिक करेंगे, आराम से आप केस स्टडी के ऊपर चले जाएंगे. एंड वेयर इज दैट केस स्टडी? ओके, तो आप क्लिक करेंगे तो आप इधर इस पेज पे आ जाएंगे, which is the case study. Okay, ये आपको जो है ये बता रहा है how this टपाल होल्डिंग्स, ठीक है, जो कंपनी है उसका नाम बाय द वे टपाल होल्डिंग्स है. ये जो है ये इन साहब ने जो है ये कंपनी अपने ग्रैंडफादर से इनहेरिट की थी. His name is आफ्ताब टपाल. He is quite a business tycoon in Pakistan. ह्यूज पर्सन. इसके बारे में आप और जगह से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्लीज फोकस ऑन द केस स्टडी. ठीक है, और मुझे एग्जांपल्स केस स्टडी में से दें, तो केस स्टडी को गौर से पढ़ें. और इसने इस बंदे ने ये जो अपनी कंपनी है टपाल की, ये इसने इनहेरिट की थी अपने ग्रैंडफादर से. ठीक है, जिसने कि ये कंपनी बनाई थी, और उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि उसने कहाँ से शुरू की कंपनी. 1947 में ही शुरू कर दी थी जो है इसके ग्रैंडफादर ने, आदम अली टपाल ने 1947 में. छोटी मोटी उसकी जो थी ना एक शॉप थी इन अ वेरी स्मॉल एरिया. ठीक है, ऑफ कराची, जहाँ से उसने अपना ये बिजनेस शुरू किया था. ठीक हो गया. तो तो एक छोटी सी जोदिया मार्केट के अंदर उसने जो है वो अपना ये 1947 में उसने अपना बिजनेस शुरू किया, जैसे कि यूजुअली कंपनीज हमारी शुरू करती है, खुली पत्ती बेचना शुरू की. ठीक है जी. और वो इस तरह की बहुत सारी आज भी अगर आप जाके देखें राजे बाजार में, तो ये खुली पत्ती बेचने वाली आपको बहुत सारी इस तरह की किराना दुकानें मिल जाएंगी. अरे तो किराना दुकानें थी, ये तो डेडिकेटेड दुकान थी जो कि आपकी एक टी का बिजनेस की था. ठीक है, तो ये इसने 1947 से, फिर जब आफ्ताब ने इसको फाइनली टेक ओवर किया, वो बिजनेस चल रहा था अपना, वो चलता रहता, वो टिपिकल तरीके से जो थे वो अपना, जैसे वो बाकी लोग बिजनेस चला रहे थे उसी तरह चलाते रहते. तो वो एक प्रॉबेबली एग्जिस्ट करता रहता मार्केट के अंदर, लेकिन वो ग्रो ना करती. तो उस कंपनी को ग्रो करने के लिए और वो ज़रूरी था. ठीक है ना. तो वो उसको ग्रो करने के लिए इसने क्या-क्या एक्शंस लिए, वो आप और से इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं. तो रीड रीड दैट दिस 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 आर्टिकल, यू नो, इसको आप गौर से पढ़ें कि ये इसने बिजनेस जो है ये अपना इनिशिएट किया कैसे. एंड इट्स वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो अपना जो है पर्सपेक्टिव उससे मिलेगा. ठीक है, और ये ट्रांजिशन किस तरीके से हुई, एक जनरेशन से दूसरी जगह किस तरीके से किया, क्योंकि ये अब फोर्थ जनरेशन है, एक्चुअली थर्ड है. ठीक है, तो क्योंकि ग्रैंडफादर, क्योंकि जो इसके अब्बा थे उन्होंने तो कोई खास उसमें इंटरेस्ट नहीं शो किया था, यानी आफ्ताब टपाल के जो फादर हैं वो स्टिल ही होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट, यू नो, इज पार्ट ऑफ दैट लेगेसी. लेकिन उन्होंने कोई क्लियर जो है वो उसको उसको जो है वो एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं की. ठीक है, उसने नहीं एक्सपैंड करने की कोशिश की.
ये जो ज़्यादातर इसके ऊपर जो ग्रोथ थी अ, वो आफ्ताब टपाल ने ही की है वंस ही जॉइंड इन 1977। ठीक है, तो इंसेप्शन तो इसका तब हुआ था जो जब स्टार्ट किया गया था 1947 में, लेकिन उसके अंदर जो इसमें इनोवेशंस आनी शुरू हुई जिसकी वजह से वो एक फेज से निकल के दूसरे फेज पे आए, तो वो 1977 में इसने शुरू किया। तो अब आप सोच लें कि 1977 से लेकर अब तक उसने जो है वो कितने ज़्यादा उसको ग्रो किया है बिजनेस को, इसको भी आपने स्टडी करना है। ठीक हो गया। तो अब आपने ये देखना है कि इतनी छोटी सी एक कंपनी से इतनी बड़ी कंपनी, ठीक है, 100 टाइम्स बड़ी की कंपनी, ठीक है, तो 100 टाइम्स कंपनी उसने बड़ी की। ओके, नो स्मॉल फीट, नो डाउट that he innovated, but it's not just that he made the company big, but rather that he made the company very successful। आपने रीड इसी से करना है, और the whole idea is कि कंपनी, इस टपाल का केस मैंने इसलिए बताया बिकॉज इट्स अ सक्सेसफुल कंपनी, सो यू रीड दैट। अब ये सो क्वेश्चन नंबर 1 को आप पहले आपने जो है वो साइज का पैराडॉक्स जो है उसको थ्योरी बतानी है, और उसके बाद उसको रिलेट करना है कि ये हाउ वाज इट रिलेटेड टू दिस केस स्टडी। ठीक है, हाउ इज इट रिलेटेड